दोस्तों, हमारी जो लैब असिस्टेंट की सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसके अंदर आज मैं आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन टॉपिक करा रहा हूं, जो मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स के तहत पूरा आपको कंप्लीट अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसको अगर एक बार आप देख लोगे तो इसका क्वेश्चन आपका एग्जाम में राइट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो टॉपिक स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। क्लियर? ओके, राउल्ट्स लॉ। क्लियर? राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ पर क्लियर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन क्लियर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ओके, बस कंडीशन ये है कि वो सॉल्यूशन जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल बोलो सॉल्यूट से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। यानी विलियन ओके का वाष्प दाब जो है क्लियर, वो बोलो विलेयक के मोलबिन क्लियर के समानुपाती होता है। क्लियर? अब हमने देखा कि ये पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का बोलो सिंबल है, उसको हम मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है। तो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पी नॉट लगाएंगे, और जो पी नॉट है क्लियर वो है वेपर प्रेशर क्लियर ओके ऑफ प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट। क्लियर? यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्लियर? तो सबसे पहले हमने राउल्ट्स लॉ को देखा। अब हमें स्टडी करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं अणुसंख्यक ओके गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? एक क्वेश्चन हर बार इससे आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, यानी वह विलयन के गुणधर्म जो केवल और केवल विलय के संख्या पर ही निर्भर करते हैं। तो मैंने कहा विलयन के वह गुणधर्म ओके जो केवल विलय की कणों की संख्या यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट क्लियर पर निर्भर करते हो। तो एक बार लैब स्टैंड में क्वेश्चन आया ओके कि अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म क्लियर ओके निर्भर करते हैं ए विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलायक के कणों की संख्या पर, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा। ध्यान रखना, आपको बहुत कोशिश कराई जाएगी, लेकिन आपको हमेशा एक ही बात रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की जो केवल और केवल किसी भी विलयन में विलय के मॉलिक्यूल की नंबर पे ही डिपेंड करता है। यानी प्योर सॉल्वेंट अगर होगा जिसमें सोल्यूट का एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा, उसमें चाहे कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो आपको सबसे पहले मीनिंग बताया। अब हमें पता होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कौन सी, चार कौन सी होती, इनका नाम क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर ओके? तो अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है?
दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। ओके। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? यानी हिमांक में अवनमन। इसी तरह से फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। क्लियर? परासरण दाब। तो बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है कौन नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें एक पॉइंट भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। यानी वेपर प्रेशर नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी पूरी की पूरी ये लाइन होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, नहीं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट से, इसको किया जाता है डेल्टा टी बी से, इसको किया जाता है डेल्टा टी एफ से और इसको पाई से। ये इनके सिंबल है। ओके। अब क्या होता है कि हमें इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी दो कैटेगरी है। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ओके, उसमें एक होता है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव ओके प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर? सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर? और एक होता है एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? एक क्या होता है एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर? अब अगर हम देखना चाहें कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में बेसिकली किस बात का डिफरेंस है, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे किसको एबनॉर्मल बोलेंगे, तो वेरी सिंपल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सारा खेल किसका है, सॉल्यूट का है। तो मैंने कहा इफ सॉल्यूट जो है वो क्या हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके। यदि विलय जो है वो हमने क्या लिया, विद्युत अनअपघट्य। क्लियर? विद्युत अनअपघट्य यानी जो आयनों में नहीं टूटता हो। ओके। और जैसे ही हम सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे तो वो एब नॉर्मल होगी। इफ सॉल्यूट जो है वो क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ओके। जब हम यहाँ पर मैंने कहा सॉल्यूट क्या लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस C6H12O6 मैंने ग्लूकोज लिया। ओके। C12H22O11 यानी सुक्रोज लिया। ओके। NH2CO NH2 यूरिया है। ओके। इसी तरह से C2H5OH एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। ये जो होते हैं वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? और अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, इनमें से अगर कोई लेते हैं तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आयंस में ब्रेक नहीं होते, ये आयंस में ब्रेक होते हैं। क्लियर? अब अगर हम ये देखें कि जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई है उनके नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूला क्या होगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूला क्या होगा। जैसे पहला मैंने लिखा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, सब जानते हैं इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इक्वल टू मैंने कहा यहाँ पर n अपॉन n। क्लियर? n क्या होता है, मॉल ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? और कैपिटल N का मतलब होता है मॉल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ओके। अगर मैं यहाँ पर दूसरा देखूँ डेल्टा टी बी। क्लियर? तो डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
इसका फॉर्मूला होता है Kb इंटू मोलैलिटी। क्लियर? ओके, मैंने कहा Kb इंटू मोलैलिटी, और Kb का मतलब होता है मोलल, ओके, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, ई बुलियोस्कोपिक, क्लियर, ओके, कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्लियर, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ई यानी एलिवेशन, बुलियो यानी बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डेल्टा टी एफ, अगेन के एफ इंटू मोलैलिटी, फॉर्मूला एक जैसा होता है, ओके, मोलैलिटी मतलब मोललता। यहाँ पर ये क्या होगा, तो के एफ का मतलब होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्लियर, ओके, मोलल अवनमन स्थिरांक, क्लियर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसका जो दूसरा नाम होता है इंग्लिश में वो है क्रायोस्कोपिक, ओके, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक और फॉर्मूला फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, CRT, क्लियर। अब अगर मैं यही यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ तो फॉर्मूलों में क्या चेंज आएगा, वेरी सिंपल, यहाँ पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा P एब नॉर्मल, ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा P अपॉन P इज नॉट नॉर्मल, क्लियर, ओके, यानी I इंटू N अपॉन N। इसी तरह से डेल्टा टी भी अगर मैं यहाँ पर एब नॉर्मल लिखता हूँ, ओके, डेल्टा टी भी एब नॉर्मल, ओके, अगर लिखता हूँ तो I इंटू डेल्टा टी भी नॉर्मल, क्लियर, ओके, और I इंटू मैंने कहा के बी इंटू मोलल था, क्लियर, मोलैलिटी, क्लियर, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। वही फॉर्मूले बस वही है, एक वन टॉप कोफिशिएंट एक्स्ट्रा आ गया, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा टी बोलो एफ लिखता हूँ एब नॉर्मल, तो I इंटू डेल्टा टी बोलो एफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और यहाँ पर I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, क्लियर, और यहाँ पर बोलो पाई एब नॉर्मल इज इक्वल टू I इंटू पारस ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल, ओके, इज इक्वल टू I इंटू CRT। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर के अंदर 5 ही फॉर्मूले होते हैं, अगर वो याद रखो तो सॉल्यूशन टॉपिक का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको मैंने फॉर्मूले बताए। अब हमने देखा हमारे लिए नई चीज़ क्या आई है, वो है आई बोले तो क्या होता है, वॉन्ट ऑफ कॉफिशिएंट, क्लियर, ओके, वॉन्ट ऑफ गुणांक, वॉन्ट ऑफ गुणांक, ओके, ये इस टॉपिक की जान होती है। अगर आपको वॉन्ट ऑफ कॉफिशिएंट आता है तो आपको इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम वॉन्ट ऑफ कॉफिशिएंट के बारे में जानते हैं। तो एक तो ये मैंने कहा फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, ओके, वॉन्ट ऑफ कॉफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो I इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, इसीलिए जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो एबनॉर्मली नॉर्मल है, नॉर्मली एबनॉर्मल है, क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा फॉर इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि केस कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा I फॉर इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो यहाँ पर पहला ले रहा हूँ मैं, बोलो केस फर्स्ट, ओके, इफ क्या हो, डिसोसिएशन, ओके, डिसोसिएशन, ओके, ऑफ, बोलो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। अगर इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो, वियोजन हो, यदि विद्युत अपघट्य का वियोजन, ओके, हो,
तो एक बात तो श्योर हो जाती है, जब डिसोसिएशन होगा तो I ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि मे बी डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो, मे बी डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो। क्लियर? तो यहाँ पर पहला मैंने देखा, बोलो डिसोसिएशन ओके ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो आपको I इजिकल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइंस। क्लियर? I इजिकल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइंस। जैसे सपोजेड ये NaCl है, बोलो आपका ब्रेक हुआ Na प्लस Cl माइनस, तो I कितना हो जाएगा 2। जैसे K2SO4 है, ओके, K2SO4 जो होगा वो ब्रेक होगा तो किस में होगा, 2K प्लस और SO4 माइनस 2, तो I कितना हो गया 3। ओके, तो आपने देखा कि जितने आइंस होंगे, जैसे AlCl3 है तो आपका Al प्लस 3 और 3Cl माइनस, तो I आपका बॉन्ड ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो गई, 4। ओके, इसी तरह से मैंने कहा कि क्या हो, इफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो आप जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% तो टूटेगा नहीं, उसका कुछ पार्ट टूटेगा, तो उसके लिए आपको निकालने का फॉर्मूला होता है I-1 N-1। क्लियर? और यहाँ पर अल्फा क्या होगा, डिग्री ओके ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? यानी वियोजन की मात्रा। क्लियर? ओके, और n तो वही नंबर ऑफ मोल होगा। ओके, नंबर, मैंने कहा नंबर ऑफ मोल। क्लियर? ओके, नंबर ऑफ आइंस। क्लियर? नंबर ऑफ आइंस। तो इस तरह से ये वो पांचवा फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर इस पे बेस क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे एग्जामिनर ने कहा कि HCl ओके का I आपसे पूछा और ऑप्शन है 1, 2 ओके 3 और 2.5, तो 2 ही करोगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बोला यदि HCl ओके बोलो का के वियोजन ओके के वियोजन की मात्रा ओके यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 50% है तो इसका I होगा। क्लियर? उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अल्फा इजिकल टू I-1 N-1। ओके, गिवन क्या है आपको, अल्फा कितना है 50% यानी 0.5 और n क्या हो जाएगा 2, तो हम यहाँ पर 0.5 लिखेंगे, ये I-1 ये 2-1 और 1 इधर बचेगा तो 1 इंटू 0.5 I-1 ओके, तो इस तरह से I इजिकल टू 1.5 आ जाएगा जो कि 2 से कम है। मैंने एक ही क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट बताए। अगर आपको लगता है कि आपको अल्फा नॉट गिवन तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा गिवन है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे HCl भी क्यों ना हो। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा केस सेकंड क्या बनता है, ओके, यदि मैंने कहा आपको बोलो विद्युत अपघट्य क्लियर का संयोजन हो। क्लियर? ओके, यानी इफ एसोसिएशन क्लियर एसोसिएशन ऑफ बोलो क्लियर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो उस केस के अंदर एक बात तो श्योर है, I लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा। क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है कि एक एसोसिएशन किसका हो, स्ट्रॉन्ग का, एक हो एसोसिएशन वीक का। मैंने कहा यहाँ पर इफ बोलो एसोसिएशन ओके ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य का एसोसिएशन होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है इफ क्लियर ओके एसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या हो, बोलो आपका संयोजन हो। तो इस केस के अंदर I जो होता है वो 1/n के इक्वल होता है और n जो होता है वो होता है मोल ऑफ, मैंने कहा मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 2AB से AB होल क्वाइस 2 बना तो इसको एसोसिएशन बोलेंगे। तो इस केस में I क्या होगा, बोलो 1/2।
क्लियर। मैंने कहा 3 मोल बोलो आपका ए लेकर के ये ट्राइमर बन गया, तो इस केस में क्या हो गया, मोल 2 है आपका, ये 3 है, तो आई क्या बन गया 1/3, तो डेफिनेटली लेस देन 1 ही होगा। और इस केस में आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला आई -1 डिवाइड बाई एन की जगह 1/n-1। यानी आपने क्या देखा कि दोनों ही केस में जब एसोसिएशन होता वीक का या स्ट्रॉन्ग का, तो आई लेस देन 1 आएगा। क्लियर, ओके। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, एप्लीकेशन, क्लियर, ओके, ऑफ आई यानी वांट ऑफ कोफिशिएंट, यानी वांट ऑफ कोफिशिएंट अगर हमें निकालना आ गया तो उन सब कितनी चीज़ों का हेल्प ले सकते हैं। क्लियर, तो आपको मैंने कहा हम क्या क्या ध्यान सकते हैं, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछे आपको तो वो तो डेफिनेटली बोलो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मीनिंग क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको डेल्टा टी बी पूछे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछे, अगर डेल्टा टी ए पूछे तो भी आपका डिफरेंशियल ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई सी भी हो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक है, ओके, वो क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये 5 चीजें हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि आपको 4 एग्जाम्पल देके, 4 इलेक्ट्रोलाइट देके, आपको 4 केमिकल सब्सटेंस देके ये पूछा जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका हाईएस्ट है, तो आप क्या देखोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाईएस्ट होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाईएस्ट होगा। और नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर मैंने लिखा फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, अगर आपको हिमांक पूछे, क्लियर, तो हिमांक में अवनमन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको वेपर प्रेशर पूछे, क्लियर, ओके, बोलो वाष्प दाब पूछे तो वो भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर, ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 2 है इन्वर्सली, बाकी है डायरेक्टली। क्लियर, कैसे क्वेश्चन आएंगे सैंपल देखते हैं। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा निम्न में से किसका, ओके, क्वथनांक, ओके, उच्चतम, ओके, उच्चतम है, यानी क्या पूछा मैंने, फाइंड आउट, ओके, हाईएस्ट, ओके, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर, एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक ऑप्शन आपको दिया KCl, एक ऑप्शन दिया आपको Na2SO4, एक ऑप्शन दिया Al2SO4 होल क्वाइस 3 और एक दिया सपोज दैट AlCl3। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सोल्व होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोलो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और आपका जो वेपर प्रेशर, उनके भी क्वेश्चन आपको सारे वांट ऑफ कोफिशिएंट से देते हैं। जैसे हम सोल्व करें, IKCl करेंगे तो 2 होगा, अगर हम यहाँ पर I बोलो Na2SO4 करेंगे तो 3 होगा, अगर हम IAl2SO4 होल क्वाइज करेंगे तो आपको पता चल गया 5 होगा, और IAlCl3 करेंगे तो 4 होगा। तो आपको पता है कि जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट पूछा है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका I ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर। इस तरह से हमने क्या देखा कि वांट ऑफ कोफिशिएंट बहुत काम का है, मतलब उससे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे पूछा निम्न में से, ओके, सबसे कम हिमांक, क्लियर, ओके, किसका होगा। ठीक है, आपको पूछा है मिनिमम, ओके, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, ओके, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है C6H12O6, एक दिया है NaCl, एक दिया है बोलो आपका K2SO4 और एक दिया है AlCl3। अगेन आपको क्या देखना है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। अगर आपको पूछा है सबसे लोवेस्ट, क्लियर, ये कम तो ये हाईएस्ट ढूंढना पड़ेगा, तो हाईएस्ट कौन सा है, AlCl3। क्लियर, यहाँ कभी आंसर फिक्स नहीं होता है। आज इससे ज़्यादा वांट ऑफ कोफिशिएंट वाला
बोलो अगर ऑप्शन अवेलेबल होता तो हम उसको कर देते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस टॉपिक के अंदर एक तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल और एबनॉर्मल, इसका आइडिया होना चाहिए। अब हमने देखा कि अभी आया था के एफ, के बी और के एफ, क्लियर, ओके, एंड के एफ दोनों की यूनिट अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं करता हूँ यूनिट ऑफ के बी, क्लियर, के बी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मैंने कहा मोलैलिटी, क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर के बी का निकालना होगा तो डेल्टा टी बी डिवाइड बाय मोलैलिटी, और मोलैलिटी का हमें पता है, इसका तो डिग्री सेंटीग्रेड करूँ या केल्विन करूँ एक ही बात है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस होता तो चलेगा, और ये होता है मोल पर केजी। तो फाइनली हमने क्या देखा कि केबी की यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट ऑफ केबी, बोलो अगर मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, बोलो क्लियर, ओके, और केजी तो है ही है, और डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड के केल्विन भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन कुछ भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या हो। अगर ऐसा दे रखा हो तो भी सही है, और ऊपर वाला दे रखा हो तो भी सही है, क्लियर। और इधर भी वही आएगा अगर मैं यूनिट ऑफ क्या करता हूँ के एफ, ओके। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, क्लियर। और यहाँ पर मैंने कहा इसलिए के एफ इजिकल टू क्या होगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय मोलैलिटी, क्लियर, ओके। इसका डिग्री सेंटीग्रेड किया, ये मोल पर केजी किया, तो यूनिट दोनों की सेम है, चाहे आपको के एफ पूछे या के बी पूछे, मोल इनवर्स केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या मैंने आपसे कहा कि मोल ओके इनवर्स केजी केल्विन, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम एक बार राउल्ट्स का लॉ वापस देखते हैं, क्लियर, ओके। इस बार हमने कंडीशन क्या डाली है, ओके, राउल्ट्स लॉ के अंदर कि इफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल, यदि विलेय, ओके, तथा विलायक, क्लियर, दोनों वाष्पशील, क्लियर, वाष्पशील, ओके, हो, ठीक है। मैंने कहा इफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके, बोथ आर वोलेटाइल, क्लियर, दोनों ही क्या हो, वाष्पशील, तो उस केस में पी एस इजिकल टू एक्स एन पी एन नॉट प्लस एक्स एन पी एन नॉट, ये आपका जो है वो राउल्ट्स लॉ आता है। यहाँ पर ये जो एक्स एन है वो विलेय के मोल भिन्न है, एक्स एन है वो विलेय के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, एक्स कैपिटल एन है वो विलायक के मोल भिन्न है, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अगर मैं यहाँ कंडीशन डालता हूँ इफ, क्लियर, मैंने कहा सोल्यूट, ओके, इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यदि विलेय क्या हो, बोलो विलेय क्या हो, विद्युत अनअपघट्य, क्लियर, ओके। तो आपको पता है जो नॉन इलेक्ट्रो आपका इफ सोल्यूट, क्लियर, ओके, इज मैंने कहा नॉन वोलेटाइल, क्लियर, इफ सोल्यूट इज क्या हो, बोलो यहाँ पर नॉन, ओके, नॉन वोलेटाइल, क्लियर, मैंने कहा नॉन वोलेटाइल, ठीक है, यानी अवाष्पशील, यदि विलेय क्या हो, अवाष्पशील, क्लियर। तो उस केस में क्या होगा, बोलो, ओके, आपको पता है जो नॉन वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बोलो एक्स एन 0 आ गया, क्लियर, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पी एस इजिकल टू एक्स एन, बोलो आपका ये चीज़ तो 0 हो गई, तो एक्स एन पी एन नॉट आ जाएगा, यानी जहाँ हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वही वापस आ जाएगा कि जो विलयन का वाष्प दाब है, बोलो क्लियर, जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, क्लियर, ओके, विलायक के
मॉल भिन्न के समानुपाती होता है। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर मैंने आपसे कहा कि हमने राउल्ट्स लॉ को जान लिया। बोलो, इफ